लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैथ्यू यानी कि ली हुई सो ने सबको सच के बारे में बता दिया था कि वही ली हुई सो है और वो स्क्रू ड्राइवर को जोर से दे मारता है मोनी और राही की तस्वीर पर। ये देखकर मोनी तो हैरान रह जाती है और राही के तो होश ही उड़ चुके थे। बेचारा जिन्मो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से पूछता है, क्या ये तुम सच कह रहे हो? मैथ्यू कहता है कि हाँ, मैं वही ली हुई सो हूँ जिसे तुमने कातिल बना दिया था, और देखो तो मेरे पास क्या है। फिर वो उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिखाता है जिसमें कि उन्होंने अपनी करियर और अपनी लाइफ को दांव पर रखने की बात कर रखी थी। जिन्मो को गुस्सा आता है कि गिताक ने धोखे से उससे कंपनी छीन ली है और वो गिताक पर वार करने के लिए जाता है। पीछे से थोयुक उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर थोयुक की सच्चाई भी सबको पता लग जाती है कि वो ली हुई सो के साइड है। वो जिन्मो को पकड़कर पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, तुम पहले मुझे ये बताओ। जिन्मो कहता है कि मैं मजबूर था, मैंने ये सब के कहने पर किया है। थोयुक उससे के का पता पूछ रहा था कि मुझे जल्दी उसका पता बता दो, मैं उसकी जान ले लूँगा। और यहाँ पर अपने लॉकेट को उतार कर वो जिन्मो को मारने ही वाला था कि पीछे से मैथ्यू उसे रोक लेता है। अब गिताक ने यहाँ पर सभी को बताया था कि जिमान की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बेचारा जिन्मो तो हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो गिताक बताता है कि लास्ट टाइम वो जोगुन के साथ था और जोगुन ने उसे ड्रग्स भी दिए हैं। जोगुन हैरान होता है कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी गिताक का एक आदमी वहाँ पर आया था और ये वही आदमी है जो उस समय जोगुन और जिमान के साथ था और ड्रिंक सर्व कर रहा था, और बताता है कि मैंने जोगुन को खुद ही ड्रग को ड्रिंक में मिलाते हुए देखा था। अब जोगुन कहता है कि मैं तो वहाँ पर डील करने के लिए गया था, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कब जिमान की मौत हुई। अब यहाँ मैथ्यू बताता है कि ये के का काम है। ये सुनकर जिन्मो डर गया था कि कहीं जिमान को मारने का रीजन वही तो नहीं है, क्योंकि उसी ने ही थोयुक को लेकर के बारे में जिमान को बताया था। अब मैथ्यू कहता है कि वो के ही है जिसने की जिया, जिमान, चेयरमैन बांग, दामी और थोयुक की पूरी फैमिली को मार दिया। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। मोनी यहाँ पर डरते हुए पूछती है कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, आपको हमारी सच्चाई के बारे में पता है। यहाँ पर फिर वो बोलती है कि आप हमें मार देंगे। पीछे से मिस पोंग भागती हुई आती है और कह रही थी कि आप हमें नहीं मार सकते, मेरे बच्चों को प्लीज़ लौटा दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे। राही भी उससे उसकी डिमांड के बारे में पूछ रही थी। तो मैथ्यू बोल देता है कि तुम सब अब मेरी हेल्प करोगे के को ढूंढने के लिए। जोगुन डरते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, के का नाम लेना यानी कि मौत को बुलावा देना। मैथ्यू गुस्से में कहता है कि मैं एक इशारे पर तुम सबको मरवा भी सकता हूँ। राही बोलने लगी थी कि अगर तुम ली हुई सो हो तो हम तुम्हारे खिलाफ आज भी रिपोर्ट कर सकते हैं। पीछे से जिन्मो भी बोलता है कि हाँ, क्योंकि लोगों की नज़रों में तुम आज भी दामी के कातिल हो और मिस्टर बांग के भी, तुम बचे नहीं रहोगे। फिर यहाँ पर थोयुक खड़ा होकर बोलता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि ली हुई सो तो मर चुका है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि तुम मैथ्यू को ली हुई सो प्रूफ कर दो। तो गिताक बोलता है कि हम तुम्हारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जो तुम दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहते हो। सबसे पहले राही का नंबर लगता है। वो मैथ्यू के साथ जो भी पर्सनल बात करती थी वो सभी उन्होंने रिवील कर दिया था। नेक्स्ट बारी आती है चा और जोगुन की, जो पीठ पीछे इंटीमेट भी हो गए थे और किसी को पता भी नहीं लगा। जोगुन तो फिर मिस पोंग को समझाता है कि ये गलती है, तुम इसे ज़्यादा सीरियस मत लेना। अब नंबर पड़ता है मिस पोंग का। मिस पोंग अपने ही स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती अपनी पेंटिंग्स बेचकर उनसे रुपए छीन लेती थी। ये देखकर चा कहती है कि तुम तो कितनी बुरी हो। मिस पोंग गुस्से में कहती है कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब राही गुस्से में कहती है कि इसीलिए तुमने टिकिटा का ऐप बनाया ताकि तुम हमारी पर्सनल लाइफ्स को ऐसे रिवील कर सको। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है तुम क्या करके बैठी हो। फिर यहाँ पर मैथ्यू राही को मोनी और जिन्मो की भी बातचीत के बारे में बताता है, जहाँ पर राही के पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था और मोनी को उसे साइन भी करना था। जिन्मो मोनी को मैसेज करता है कि एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं तो उसे रास्ते से ही हटा दूंगा, टिकिटा का ऐप का सीईओ भी मैं ही बनूंगा। मोनी भी उसे मैसेज में रिप्लाई करती है कि मैं भी तुम्हारी ही साइड हूँ, मैं बस मजबूर हूँ क्योंकि राही को मेरे कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता है। अब राही प्रेजेंट में उन दोनों से ही पूछने लग जाती है कि तुम मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहे थे। अब मैथ्यू ने उन सभी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था और बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी हेल्प करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। थोयुक भी कहता है कि अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो के तो तुम्हें मार ही देगा, अगर तुम हमारी मदद कर देते हो तो हम तुम्हें के से भी प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैथ्यू ने उन्हें मॉर्निंग तक का टाइम दे दिया था सोचने के लिए। अब हम राही और उसकी पूरी गैंग को देखते हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो ली हुई सो के साथ है या फिर नहीं। इसीलिए जोगुन कहता है कि अब हम वोटिंग करेंगे।
जैसे ही उन्होंने वोटिंग करी थी वहाँ पर मोनी तो साफ कह देती है कि मैं तो के की साइड हूँ, मैं ली हुई सो के साथ कभी भी नहीं रह सकती, वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना ही हमारी जान बचा पाएगा, लेकिन पक्का है कि के हमें जरूर मार देगा। जिन्मो भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन राही और बाकी सब ली हुई सो की टीम को ज्वाइन करने के लिए मान गए थे। अब यहाँ से मिस पोंग घर जाकर एरिका और फिलिप को ढूंढती है। वो दोनों अपने बेड पर सो रखे थे और तब मिस पोंग को चैन के सांस आती है। वहीं दूसरी तरफ हम चा और जोगुन को साथ में बेड पर देखते हैं। वो दोनों सच में ही रिलेशन में थे और यहाँ पर जोगुन ने तो चा को प्रॉमिस भी कर दिया था कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि राही पहुँच चुकी थी टिकिटाका कंपनी में और वो सीधा चाहती है कैबिन में और बोल रही थी कि हमने डिसाइड कर लिया है। मैथ्यू बोलता है कि तुमने क्या डिसाइड किया है। वो बताती है कि हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन तुम एक बात को इंश्योर कर लो कि तुम हमारी जान को जरूर बचाओगे। तो मैथ्यू कहता है कि तुम मेरे लिए शतरंज के उन पासों की तरह हो जो कि सिर्फ मेरे इशारों पर ही काम करेंगे, इसीलिए मुझसे क्वेश्चन और आर्ग्यू करना तो भूल ही जाओ। ये बात सुनकर शायद किताब को अच्छा नहीं लगता। वो पीछे से खड़ा हुआ राही के लिए बुरा फील कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सभी राही की पूरी गैंग को मैसेज चला जाता है मैथ्यू का, जो उन्हें असेंबल होने के लिए कह रहा था। अब मैथ्यू जिन्मो के सामने बैठा हुआ था और पूछता है क्या तुम सुंगचिन कंपनी के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो। जिन्मो जवाब देता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। फिर यहाँ पर चा पूछने लगती है कि आपको हमसे क्या काम है, आप जो कहेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन बस हमारी जान बचा लेना। जोगुन भी सेम बोलता है। मिस पोंग कह रही थी कि आपको मुझसे क्या करवाना है। मैथ्यू ने एक एक करके उनके काम समझाने लगता है। अब मैथ्यू ने यहाँ पर चा को उसका पहला टास्क दे दिया था, जो कि था सुंगचिन कंपनी के चेयरमैन शिन की नर्स बनने का। वो पहले तो हैरान होती है कि इसने मुझे क्या काम दे दिया, क्योंकि उसके पास तो उसका लाइसेंस तक नहीं था। लेकिन वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि हम शिन के सेक्रेटरी को काम सौंपा गया था चेयरमैन की नर्स को ढूंढने का। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हमें गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम तो नर्स के लिए अपॉइंटमेंट रख रहे हैं। तो चा कहती है कि मेरे को वो काम भी अच्छे से आता है, ये काम मुझसे अच्छे से कोई कर ही नहीं सकता। वो उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठकर जाने लगता है ये कहकर कि हम आपको टेक्स्ट में बता देंगे कि आपको रखना है या फिर नहीं। चा कहती है कि आप मुझे एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा, क्या आप मुझे अभी नहीं बता सकते रिजल्ट। सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन शिन को देखते हैं, जो कि मोन के साथ बैठा हुआ था और मैथ्यू ने जोगुन को टास्क दिया था कि उसे चेयरमैन शिन का भरोसा जीतना है। और तुम एक कमिश्नर थे, तुमने चेयरमैन शिन की फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में तो रिसर्च करी ही होगी, उनकी वाइफ के साथ कितना बुरा हुआ था। यहाँ पर जोगुन बताता है कि हम एक चोर ने आकर उन पर हमला कर दिया था और उनकी छाती पर चाकू से वार भी किया था। मैथ्यू कहता है कि हाँ वही केस, इस बात से चेयरमैन शिन अभी तक नहीं उभरे हैं, तुम्हें इसी दुखती नस पर हाथ रखकर उनका भरोसा जीतना होगा। अब जोगुन अपने काम में लग जाता है। जैसे ही चेयरमैन शिन गाड़ी में बैठकर अपने घर को चाहने ही वाले थे, जोगुन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो सभी उनसे पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया। जोगुन बताता है कि मैंने एक लेडी को यहाँ से भागते हुए देखा, उनकी छाती पर चाकू लगा हुआ था और काफी खून निकल रहा था और वो लेडी भागते हुए उस तरफ चली गई, जिस पर शिन भी वहीं की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ सेम केस हुआ था। वो जोगुन के बारे में बाकी मॉन्क से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि ये मॉन्क नम है, इन्हें फ्यूचर के बारे में भी दिख जाता है और ये जगह जगह जाकर बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम इस मॉन्क को देखते हैं जिन्हें कि मैथ्यू ने टास्क दिया था कि वो सुंगचन गैलरी में जाएंगी और जितना भी वहाँ पर स्लश फंड है, यानी कि इलीगल रुपए, उन्हें चुराएंगी। अब यहाँ पर हम सुंगचन कंपनी के डायरेक्टर मिसेस सिम को देखते हैं, जो कि मिसेस बोंग को घुरे जा रही थी और कहती है कि मुझे लगा तुम यूनिक होंगी, बट तुम तो काफ़ी नॉर्मल हो। वो एज एम्प्लॉय वहाँ पर गई हुई थी। मिस पोंग कहती हैं कि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी करूँगी। तो वो कहती है कि मुझे हार्ड वर्क करने वाले लोग पसंद नहीं है, मुझे स्मार्ट वर्क पसंद है। तुम सिर्फ मेरा कहना मानो और रोबोट की तरह मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। पहले वो उसे कॉफ़ी लाने के लिए कह रही है। जैसे ही मिसेस पोंग कॉफ़ी लेकर आई थी, वो उसे चिल्ला कर कहती है कि इसमें तो बर्फ़ ही नहीं है, मुझे चिल्ड कॉफ़ी पसंद है। तो मिस पोंग उसके कहने पर चिल्ड कॉफ़ी ले आती है और यहाँ पर डायरेक्टर सिम के हाथ में की दिखाई गई है, जिसे कि मैथ्यू ने कहा था कि तुम्हें वो कीज लेनी होगी, जिसके कारण तुम सुंगचिन कंपनी के सीक्रेट रूम में जा सकती हो और तुम्हें इसके लिए पहले उनका ट्रस्ट जीतना होगा। अब हमें एक न्यू डायरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है मिचेल और वो फर्स्ट टाइम कोरिया आई हुई थी अपनी न्यू फिल्म की रिलीजिंग के लिए। उसने टिकिटाका कंपनी के साथ ज्वाइनिंग करी हुई थी।
नेक्स्ट सीन में हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर कि रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी कि आप अपनी न्यू फिल्म के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि आपने अभी तक उसका ना नाम रिवील किया है ना ही उसके बारे में कुछ बताया है, हमें कुछ हिंट बता दीजिए। यहाँ पर राही कहती है ये एक टॉप सीक्रेट है, हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। जिन्मो कहता है कि दरअसल हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, मिचेल ने हमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया ही नहीं। फिर यहाँ पर रिपोर्टर मिचेल को ही बोलने लगती है कि आप हमें इसके बारे में कुछ तो बताइए। तो मिचेल खड़ी होती है और बोलती है कि मेरी फिल्म का नाम है डियर डी। इसे सुनकर मोनी तो घबरा जाती है, क्योंकि जिया ने उसे कहा था कि उसके सॉन्ग का नाम डियर डी है और ये सॉन्ग उसने दामी को सोच कर लिखा है, और क्या तुम इस सॉन्ग को गा पाओगी। मोनी तब भी सुन थी और अभी भी बिल्कुल सुन बैठी हुई थी। मिचेल बताती है कि ये स्टोरी दामी पर बेस्ड है, जिसे कि आप सभी बबल कैप के इंसिडेंट से जानते हो। ये सुनकर मोनी तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दामी का रोल यहाँ पर मोनी ही ने ही प्ले करना था। दोयुक भी मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी फिल्म के पोस्टर्स को सभी लोगों में बांट देता है। बेचारी राही तो अब यहाँ पर काफ़ी घबरा जाती है और जानबूझकर अपने जूस की गिलास को नीचे फेंक देती है ताकि सबका ध्यान उस पर आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन तभी मैथ्यू खड़ा होता है और सभी लोगों को कह रहा था कि राही थोड़ा स्ट्रेस पे चली गई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लव को इतना स्ट्रेस हो। ये सुनकर वहीं पर बैठी हुई रिपोर्टर बोलती है कि आपने अभी लव का यूज़ किया। तो मैथ्यू अनाउंस करता है कि हम जल्दी ही इंगेज्ड होने वाले हैं। ये सुनकर राही तो हैरान रह जाती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मैथ्यू से गले लगाकर धीमी सी आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें कैमरा के सामने हंसना होगा, वरना तुम्हारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। इसीलिए अब राही भी ना चाहते हुए कैमरा के सामने स्माइल करने लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मोनी गई थी दोयुक के पास और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी क्रश नहीं है। तो यहाँ पर दोयुक कहता है कि तुमने अपनी फ्रेंड को मार दिया और मुझे भी तोड़ कर रख दिया है, तुम एक शैतान से कम नहीं हो और मुझसे दूर रहो। अब हम किताब को मैथ्यू के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो मैथ्यू से कह रहा था कि राही के साथ इंगेजमेंट करने की बात तो प्लान में है ही नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। मैथ्यू कहता है कि तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स है क्या, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है। उसने मेरी बेटी, मेरी पत्नी, यहाँ तक कि चेयरमैन बांग को मारने की कोशिश करी है। अब किताब को मैथ्यू की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ में जो गिलास था वो उसे जोर से पटक कर तोड़ देता है। उसके हाथ से खून भी निकलने लग गया था और कहता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। मैथ्यू बोलता है तुम मानो या ना मानो, तुम आज भी राही को पसंद करते हो। किताब यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। उनकी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। जब वो बाहर जा रहा था उसे सामने से राही आते हुए नजर आती है और वो अपने फ्लैशबैक के सीन को याद करता है, जहाँ पर कि हम किताब को एक कॉफ़ी शॉप में देखते हैं। उसने वहाँ पर काफ़ी तोड़ाफोड़ी करवा रखी थी और उनसे बदले में पैसे ले रहा था। तभी राही वहाँ पर पहुँचती है और किताब को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा, तुमने कहा कि तुम ऑफिस वर्क करते हो, लेकिन तुम तो एक गुंडे निकले। तुम जानते हो मेरे मॉम डैड की मौत हो चुकी है। किताब कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। इसका मतलब किताब ने ही राही के मॉम डैड को मारा है। राही रोते हुए किताब से कह रही थी कि तुम भी मर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। किताब उसे गले लगाकर बार बार माफ़ी मांगे जा रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर किताब और राही एक दूसरे के साइड से निकल जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। तो फ्रेंड्स, हम इस फर्स्ट पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।